हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। फ्रेंड्स, दिस इज आवर सेट 12 और इससे पहले हमने 220 क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज जाकर उन 11 सेट्स को भी आप कंप्लीट कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड 3 times एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? 3 बार आईएनसी के प्रेसिडेंट के तौर पे किसको इलेक्ट किया गया था, किनको इलेक्ट किया गया था? तो ये इलेक्ट किया गया था दादा भाई नौरोजी को। और दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। और ये फर्स्ट इंडियन थे जो कि यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट के मेंबर भी थे, हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर भी थे, जो कि कब से कब तक थे? तो ये 1892 से लेके 1895 तक कब कहाँ के मेंबर थे? यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर थे। कौन? दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इन्होंने 3 times आईएनसी के सेशन को लीड किया। और वो किस किस डेट को किया और कब किया, कहाँ किया, वेन्यू के साथ फिर नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने सबसे पहली बार जब लीड किया था आईएनसी के सेशन को, तो वो किया था कोलकाता में, जो कि 1886 में किया था। 1885 में किसने किया था? 1885 में किया था व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने। अब आ जाइए आप लाहौर सेशन पे, इसको भी दादा भाई नौरोजी ने लीड किया था, जो कि कभी किया था 1893 में किया था। ओके, अब ये 1893 का जो सेशन था, ये दादा भाई नौरोजी ने किया था, ये सेकंड टाइम लीड किया था। अब कोलकाता सेशन जो था 1906 का, अब कोलकाता सेशन 1906 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने थर्ड टाइम इसको लीड किया था। और दूसरा कि इस टाइम जो है ना, स्वराज जो वर्ड है, स्वराज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था 1906 कोलकाता सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the following wrote the book The Indian War of Independence in response to celebration in Britain of 50th anniversary of 1857 Indian Uprising? 50वीं सालगिरह पे जो इंडियन इंडिपेंडेंस था, जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था 1857, इस पे किसने बुक लिखी थी? जो कि ब्रिटेन में सेलिब्रेशन के टाइम में ये बुक लिखी गई थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज 1857। तो ये लिखा था विनायक दामोदर सावरकर ने। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज अ बुक विच कंटेन्स द हिस्ट्री ऑफ ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो रिवॉल्ट था ना, उसको इन्होंने 50 ईयर्स कंप्लीट होने पे इस बुक को लिखा था और इसको सेलिब्रेट किया था। और विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा था, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इन ईयर 1909 इट वाज पब्लिश्ड। So we have next question. What was the basic objective of INC when it was founded in 1885? 1885 में जब कांग्रेस की नींव रखी गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी गई थी, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था? वो था टू सिक्योर ग्रेटर शेयर इन गवर्नमेंट फॉर एजुकेटेड इंडियंस। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which among the following reforms in criminal justice was taken by Lord Cornwallis in 1790? लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1790। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन आपका और बन सकता है कि ये जो क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म था, ये किसके टाइम में लिया गया था? तो ये लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। और ये कभी लाया गया था? तो 1790 में लाया गया था। अब इससे रिलेटेड आपको बताना है कि यहाँ जो आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ये चारों में से कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है? तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स पहले देख लेते हैं। सरदार निजामत अदालत was transferred to Calcutta. Nawab's control over the Sardar Nizamat Adalat was stopped.
with the help of Khadi and Muftis, the Governor General used to control the works. Okay, the court used to meet at least once a week. तो ये ऑप्शंस जो है कि सरदार निजामत अदालत जो है उसको ट्रांसफर कर दिया गया था कोलकाता में, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है अंडर क्रिमिनल जस्टिस, जो कि 1790 में लाया गया था। अब दूसरा ऑप्शन है नवाब्स कंट्रोल ओवर सरदार निजामत अदालत वाज स्टॉप, इसको स्टॉप कर दिया गया था विद द हेल्प ऑफ खादी एंड मुफ्तीज। खादी एंड मुफ्तीज के हेल्प से गवर्नर जनरल जो है ये सारे के सारे वर्क को कंट्रोल में रखते थे, ये भी आपका सही है। द कोर्ट यूज टू मीट एटलीस्ट वंस अ वीक, एक वीक में, एक हफ्ते में एक बार कोर्ट जरूर लगती थी, तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। सो वी हैव राइट ऑप्शन, राइट आंसर हियर इज 1, 2, 3 एंड 4 ऑल द अबव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट इंडिड द हिस्टोरिक फास्ट ऑफ गांधी। ये गांधी जी ने जो फास्ट रखा था ना, ये कभी इन्होंने रखा था, ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद कम्युनल अवार्ड्स को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया गया था। तो गांधी जी ने क्या किया था कि उसके अगेंस्ट में फास्ट रखा था और पूना पैक्ट साइन किया गया था। इस फास्ट को इसके बाद ही, पूना पैक्ट के बाद ही तोड़ा गया था, जो कि पूना पैक्ट जो है ना ये गांधी और अंबेडकर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच में साइन किया गया था। तो व्हाट इज राइट आंसर हियर? पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट से रिलेटेड आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है इट फेवर्ड डोमिनियन स्टेटस। ध्यान से सारे के सारे ऑप्शंस को देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑप्शन 1 या 3 सही है, 2 या 4 सही है, या फिर ऑल सही है, या फिर कोई सही नहीं है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखना बहुत ही जरूरी है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट फेवर्ड डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, इट फेवर्ड फेडरल सिस्टम। थर्ड देख लेते हैं, इट रिजेक्टेड द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स। और फोर्थ देख लेते हैं, इट वाज अगेंस्ट द सेटिंग अप ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट को सेट करने के अगेंस्ट था। अब यहाँ पे जो भी आपके ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो जैसा मैंने आपको बताया कि कोड्स दिए रहते हैं उसमें आपको एलिमिनेट करना पड़ता है। तो आप फिर से स्टेटमेंट सारे के सारे देखिए कि यहाँ पे स्टेटमेंट्स आपको क्या दिए गए हैं कि डोमिनियन स्टेटस को तो फेवर किया था, ये सही है, और फेडरल सिस्टम और डोमिनियन स्टेटस जो है ये दो चीजें नेहरू रिपोर्ट में शामिल थी, ये दोनों ही सही है। और कम्युनल इलेक्टोरेट्स जो है ना, इसके अगेंस्ट तो गांधी जी भी थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको नेहरू रिपोर्ट में सपोर्ट नहीं किया गया होगा, क्योंकि 1931 में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद वो अनशन पे चले गए थे। उनका मानना था कि इससे, ये जो कम्युनल इलेक्टोरेट्स है, इससे इंडिया के अंदर जो शांति है और जो कम्युनल राइट्स है ना, ये बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगा और शांति भंग हो जाएगी। तो इसके अगेंस्ट इन्होंने भूख हड़ताल रखा था यरवदा जेल में, और उसके बाद पूना पैक्ट साइन किया गया था अंबेडकर और गांधी जी के बीच। तो ये तो ऑप्शन आपका जो है ना, ये यहाँ पे डेफिनेटली करेक्ट बैठता है। तो फोर्थ ऑप्शन आप देख लीजिए, इट वाज अगेंस्ट द सेटिंग अप ऑफ सुप्रीम कोर्ट। भाई सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट क्यों रहेगा, ये तो अच्छी चीज थी हमारे कंट्री के फेवर में। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाता है, आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। आप इस ऑप्शन को भी, अगर ये दो ऑप्शन आपको नहीं भी आता था ना, तो आप ये दो ऑप्शन इजिली एलिमिनेट कर सकते थे। अब एलिमिनेशन टेक्निक के बाद अगर आप देखते हैं तो वी हैव राइट ऑप्शन इज 1, 2 एंड 3। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाते। So we have next question. Select the correct chronological sequence of following events. आपको यहाँ पे 4 इवेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है इसका chronological sequence, कि सीक्वेंस वाइज पहले कौन हुआ, दूसरा कौन हुआ, तीसरा कौन हुआ एंड चौथा कौन सा हुआ। तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स पहले देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज
अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लेबर गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, थर्ड है सबमिशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट, एंड फोर्थ है इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो फर्स्ट जो है अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन, ये कभी हुआ था 1928 में हुआ था, ठीक है। सबमिशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट इसके बाद आया था, और सबसे लास्ट में जो हुआ था ना, ये हुआ था आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समहाउ 1930 के अप्रॉक्स ये आपका हुआ था। तो इस हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है, ऑप्शन 1, 3, 2 एंड 4 इज अ करेक्ट आंसर। So we have next question. Who of the following counterpart of British in Treaty of Salvay? तो ब्रिटिश की तरफ से ट्रीटी ऑफ सालवाई में कौन मौजूद थे? तो ये थे, अब ब्रिटिश के अगेंस्ट कौन थे? तो ये सालवाई की संधि में ब्रिटिश के अगेंस्ट जो थे ना, ये मराठास थे। तो मराठा की तरफ से कौन थे? तो मराठा की तरफ से जो थे वो महादजी शिंदे जो थे वो थे, और वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो ब्रिटिश की तरफ से थे। और ये ट्रीटी ऑफ सालवाई जो है वो साइन कभी किया गया था इन दोनों पावर्स के बीच में? ये किया गया था 17 मई 1782 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द सर्विसेज ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राफ सिस्टम? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेलवे के एग्जाम में भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रेलवे के फादर, रेलवे का जनक किसको कहा जाता है, एंड गवर्नर जनरल कौन थे उसका, कौन से ईयर में किया गया था, कौन सा पहला ट्रेन था, कहाँ से कहाँ के बीच में चलाया गया था, ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक बार सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द सर्विसेज ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राफ? अब ये जो रेलवे एंड टेलीग्राफ है ना, ये यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस गवर्नर जनरल के टाइम में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। इनको इंडियन रेलवे का जनक भी कहा जाता है, रेलवे का जनक भी कहा जाता है। तो टेलीग्राफ सिस्टम सबसे पहले देख लेते हैं कभी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये किया गया था 1852 में टेलीग्राफ सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। और फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन जो था ना, वो कैलकाटा से लेके आगरा तक में चलाया गया था, जो कि 1854 में ओपन किया गया था। और टोटल डिस्टेंस जो ये फर्स्ट टेलीग्राफ सिस्टम था ना, ये टोटल जो डिस्टेंस इसने कवर करा था ये था 800 माइल्स, ठीक है। जो रेलवे है, रेलवे को कभी इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया था टेलीग्राफ सिस्टम के बाद, जो कि 16 अप्रैल 1853 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ से कहाँ तक किया गया था? तो ये किया गया था थाने से लेके बोरीबंदर तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो सारे के सारे ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो ये हुआ था 14 जन 1764 में, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1761, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 12 अगस्त 1765। तो ये सारे ऑप्शन जो है ना, फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, ये आपका सही है। यहाँ पे डेट बिल्कुल भी सही लिखा हुआ है यहाँ पे। और गलत कौन सा है? तो ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है ना, ये 1761 में नहीं हुआ था यार, ये हुआ था 1784 में। तो यहाँ पे आपका ये 1761 जो है ये आपका हो जाता है गलत, और यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1784। और ये पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 है, इसके बाद ड्यूअल कंट्रोल ऑफ इंडिया, ड्यूअल सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये कब से कब तक चला था? ये 1784 से लेके 1858 तक, वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, राइट। ये 1858 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कंपेल द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग टू इंटर द इंटरिम गवर्नमेंट? ये ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो 3-4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा रीजन था जो कि मुस्लिम लीग को फोर्स किया था इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। तो सारे ऑप्शंस पहले देख लीजिए आप।
आई एम श्योर कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। प्लीज अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी। सो वी हैव द ऑप्शंस आर, सारे के सारे ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। द कांग्रेस एक्सेप्टेड देयर डिमांड दैट इट वुड नॉट नॉमिनेट अ नॉन मुस्लिम लीग मुस्लिम नॉन मुस्लिम लीग मुस्लिम टू इंटरिम गवर्नमेंट। ओके, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका। द वाइसराय एक्सेप्टेड इट्स स्टैंड दैट इट वुड नॉट ज्वाइन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी गलत है। ये सारे के सारे कुछ स्टेटमेंट्स आपको होते हैं ना कि आप जैसे ही पढ़ेंगे ना आपको लगेगा ये फालतू का है, ये बस स्टेटमेंट बनाने के लिए दे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि कांग्रेस एक्सेप्टेड देयर डिमांड कि नॉमिनेटेड वो ना नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं नॉन मुस्लिम लीग मुस्लिम्स को, ये बिल्कुल भी फालतू की चीज है। यहाँ पे आप इसको एलिमिनेट करके हटा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन देख लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है ज्वाइंट कंस्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें वाइसराय जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये भी गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन आप देख लीजिए, द वाइसराय हैड एक्सेप्टेड इट्स स्टैंड दैट इट वुड नॉट टेक स्टेप टू रिस्किंग द लीग काउंसिल्स रिजोल्यूशन ऑफ जुलाई 29, जो अटपटा सा लगे ना उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको एग्जैक्टली आंसर नहीं आता है तो। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, यस दिस इज द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन क्या है, द मुस्लिम लीग वांटेड टू गेट द फुट होल्ड टू फाइट फॉर चेरिस्ड गोल ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान इनका गोल क्या था, इनका गोल था इनका पाकिस्तान इनको चाहिए था, इसलिए मुस्लिम लीग जो है ना इन्होंने क्या स्टेप उठाया, इन्होंने स्टेप उठाया आपको इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किया, क्योंकि इनका डिमांड क्या था, पाकिस्तान इनका डिमांड था। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, Who among the following freedom fighter opposes the Annie Besant's idea of launching Home Rule League movement? अच्छा, एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने दोनों ने होम रूल लीग मूवमेंट इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इसको अपोज किसने किया था, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। तो इसको अपोज किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किस ईयर में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो ये किस ईयर में किया था, ये किया था 1916 में। किसने किसने किया था, तो दोनों ने दो अलग अलग जगह पे किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने भी किया था और फिर किसने किया था, एनी बेसेंट ने भी किया था। अब ये जो एनी बेसेंट थे ना, ये अपने आप को इन्होंने कहाँ तक सीमित रखा, इन्होंने सीमित रखा अपने आप को मद्रास तक। एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग मूवमेंट चलाया था वो कहाँ चलाया था, वो मद्रास में चलाया था। और बाल गंगाधर तिलक जो है इनका एरिया थोड़ा बड़ा था, महाराष्ट्र में बॉम्बे को छोड़ के महाराष्ट्र और कर्नाटका ये दोनों जगह ही इन्होंने चलाया था। ठीक है, और इसको अपोज किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हाउ मेनी मेंबर्स आर अपॉइंटेड टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। क्वेश्चन देखने में बहुत ही छोटा है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये नंबर एग्जैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर नंबर याद नहीं है तो 15 दे देंगे, 16 दे देंगे, 17 दे देंगे और आप वहां पे ही कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन गलत करके आओगे। तो एग्जैक्ट नंबर आपको याद रखना है 15। क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे घुमा के ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एक्ट था जिसके अंदर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो 15 लोगों को 15 मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते थे, तो वो कौन सा एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द फॉलोइंग आइटम्स कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स, वन रिवेल्ड एज assertion एंड द अदर रिवेल्ड एज रीजन। तो ये जो स्टेटमेंट एंड रीजन है ना, तो आपको बताना है कि ये जो सेशन दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है ये दोनों एक दूसरे को फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं।
तो यहाँ पे पहले ऑप्शंस आप देख लीजिए, ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं, इस टाइप के ही ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। पहला कि असर्शन सही है, रीजन उसका गलत है। दोनों ही गलत है, दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, और दोनों ही सही है बट अलग अलग तरीके से सही है। तो इस टाइप का आपको ऑप्शन दिया रहता है, तो ऑप्शंस को भी बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है। तो क्वेश्चन हम फिर से देख लेते हैं। दिया हुआ है कि ये जो असर्शन दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है, क्या ये दोनों ही सही है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में। तो इंग्लिश वाज टेकन एज मीडियम ऑफ इंट्रोडक्शन इन इंडिया बाय विलियम बेंटिक। ठीक है, अब विलियम बेंटिक ने क्या किया था, सती प्रथा को बैन किया था। तो बेंटिक से बैन सती प्रथा को बैन किया था, ये भी आप एक पॉइंट यहाँ पे याद कर लेंगे। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है, विलियम बेंटिक ने ही किया था। अब दूसरा रीजन आप देख लीजिए, इसका क्या दिया हुआ है, विलियम बेंटिक वांटेड टू प्रमोट वेस्टर्न कल्चर इन इंडिया। ठीक है, अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था ना, वो इंग्लिश क्यों किया गया था, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करना था इंडिया में, ये जो था ये मेन एम था लॉर्ड विलियम बेंटिक का। तो ये दोनों ही आपके साइन हो जाते हैं, दैट इज ये जो रीजन है ये इस assertion को फुलफिल करता है। तो वी हैव द राइट आंसर हियर इज both A and R is true and R is the correct explanation of A. Next question देख लेते हैं। Which of the following ruler was first Indian native ruler to accept the system of subsidiary alliance? Subsidiary alliance को accept करने वाले फर्स्ट जो इंडियन नेटिव रूलर थे वो कौन थे, तो वो कौन थे, निजाम ऑफ हैदराबाद। और किस ईयर में किया था, तो ये किया था 1798। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। Which of the following British Prime Minister headed the first round table conference in London? अब जो भी क्वेश्चंस आप देखते हैं ना, उससे रिलेटेड चीजें वहीं पे आप नोट्स बना लीजिए, और जो भी रिलेटेड चीजें हैं, जैसे अभी यहाँ पे मैंने आपको दे के रखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, फर्स्ट राउंड टेबल के रिगार्डिंग पूछ रहा है, तो मैंने सेकंड थर्ड भी आपको दे दिया है। अब कुछ वर्क आपको भी क्या करना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन कौन से लीडर्स ने पार्टिसिपेट करा था, किसमें क्या हुआ था, किसका नतीजा क्या निकल के आया था, ये सब भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप अपना नोट्स प्रिपेयर करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हेडेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन? लंदन में जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस वक्त जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, तो वो थे मैकडोनाल्ड। सॉरी। सो ड्यूरेशन देख लेते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये कब से कब तक चला था, ये नवंबर 1930 से चला था जैन 1931 तक। अब ये जैन 1931 तक चला था फर्स्ट वन। सेकेंड कभी से चला था, सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक। इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था और फिर पूना पैक्ट हुआ था। कम्युनल इलेक्टोरेट्स को इसमें बहुत ज्यादा ही तवज्जो दिया गया था, ये आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें और इसमें फर्स्ट एंड थर्ड में गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तीनों में किसने किया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। ये जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये कभी से कभी तक चला था, ये चला था नवंबर टू दिसंबर 1932 को। इसके बाद बस ये तीन है, इसके बाद कोई फोर्थ और फिफ्थ नहीं हुआ है। So we have next question, which of the following is not matched correctly? अब यहाँ पे आपको दिए गए हैं चार ऑप्शन और आपको बताना है किसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं। करेक्टली मैच कौन सा किया हुआ है कौन सा नहीं किया हुआ है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज पैरट ऑफ इंडिया। तो ये लिखा था किनको कहा जाता है, सॉरी, तो ये कहा जाता है आमिर खुसरो को। फिर सॉरीज ऑफ गॉड, ये किसको कहा जाता है, चंगेज खान को। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, सरदार पटेल को। और फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा जाता है, अब्दुल गफार खान यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आपका गलत हो जाएगा। ये किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। और बाल गंगाधर तिलक को ना फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा किसने था, इन्होंने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट इनको कहा किसके द्वारा गया था, वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा, जिन पे इन्होंने लंदन जाके केस भी फाइल किया था। ये 1916 में जब ये
होम रूल लीग स्टार्ट किया था ना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने, तो बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन शिरोल ने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। वैलेंटाइन शिरोल जो थे वो राइटर थे, तो इन पे केस करने के लिए ये चले गए थे आई थिंक समाउ 1918 में। अगर ये गलत हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट करेंगे। जहां तक मुझे याद है ये 1918 में ही बाल गंगाधर तिलक जो है ना ये चले गए थे लंदन इन पे केस फाइल करने। So we have next question. Which of the following is not matched correctly? अब यहाँ पे फिर से आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आज के सेट में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जिसमें एक क्वेश्चन में 4 से 5 पॉइंट्स और डेट सारी चीजें आपको याद हो जा रही है। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, आप सबको एक साथ नोट कर लीजिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? 4 ऑप्शंस है, आपको बताना है कौन सा गलत है। तो एबोलिशन ऑफ सती, लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैंने आपको पहले बताया है बेंटिक ने क्या किया, बैन लगा दिया। किस पे बैन लगा दिया? सती प्रथा पे बैन लगा दिया। किस ईयर में बैन लगाया? तो 1829 में लगाया। ये आपका हो जाता है यहाँ पे राइट आंसर। दूसरा देख लेते हैं, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी सॉरी। तो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी जो है ना ये इस पे किसने बैन लगाया था? ये लगाया था लॉर्ड एलेनब्रो ने। तो ये कभी लगाया था? 1865 में लगाया था। अब अगर आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाए तो सती के बाद क्या हुआ था? तो सती के बाद क्या हुआ होगा? फर्स्ट रेलवे हुआ होगा और फिर 1865 में स्लेवरी पे रोक लगाया गया था, जो कि किसने लगाया था? लॉर्ड एलेनब्रो ने 1865 में। तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। फिर थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया, लॉर्ड कैनिंग, 1853। तो ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा नहीं चलाया गया था, ये किसके द्वारा चलाया गया था? फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया इंट्रोड्यूस किया गया था 1853 में, ये सही है। टेलीग्राफ को कभी किया गया था? इससे पहले किया गया था, 1852 में किया गया था। लेकिन ये 1853 में तो किया गया था, लेकिन लॉर्ड कैनिंग के द्वारा नहीं किया गया था, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, इसलिए ये ऑप्शन आपका हो जाता है यहाँ पे गलत। अब यहाँ पे देख लीजिए फोर्थ ऑप्शन, स्वदेशी मूवमेंट जो है ये लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था और कभी हुआ था? 1905 में। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। सो वी हैव द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, जो कि लॉर्ड कैनिंग नहीं होगा, लॉर्ड डलहौजी होगा इन ईयर 1853। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर हु प्रिसाइडेड ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन ऑन 9 अगस्त 1942? ये 9 अगस्त 1942 जो है ना ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ना इसको आपको क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये कौन से सेशन में इस जो आईएनसी का 1942 का सेशन था उसको लीड कौन कर रही थी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फिर से। तो ये लीड कर रही थी अरुणा असफ अली। अब अरुणा असफ अली जो है ना इन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान में 9 अगस्त को सबसे पहले फ्लैग को फहराया था। इंडियन जो फ्लैग है उस इंडिया का जो झंडा है उसको फहराया था। तो ये फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट कॉल ऑफ गांधी टू विड्रॉ द ब्रिटिश रूल एंड गेव द स्लोगन डू और डाई। तो डू और डाई स्लोगन किसने दिया था और कभी दिया था? तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा और डू और डाई करो या मरो का नारा जो है ना ये क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में गांधी जी ने दिया था। और कभी दिया था? तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था और इस सेशन को लीड किसने किया था? तो ये किया था अरुणा असफ अली ने। सो फ्रेंड्स ये था हमारा लास्ट 20 क्वेश्चन। तो इस 20 क्वेश्चन से पहले जो भी क्वेश्चंस आपको सेट में करवाए गए हैं वो भी प्लीज आप जाकर देख लीजिए। बहुत ही जल्द हम लोग 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मॉडर्न हिस्ट्री का है वो कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स रोज का रोज एक दो पॉइंट्स हम कवर करेंगे। जो भी मूवमेंट्स हैं जो भी कॉपरेशन हैं वो सारे के सारे हम देखेंगे। इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं आईएनसी के जो सेशंस हैं वो सब हम लोग कवर करेंगे वन बाय वन। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।